हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रीता दीवान, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, गोविंद सारंग, शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा। आज के हमारे इस लेक्चर का विषय है अल्पसंख्यक। भारत विविधताओं का देश है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता ही सांस्कृतिक विविधता है। भारत में हिंदुओं व हिंदी की प्रधानता है, किंतु यहाँ अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, प्रजातियों एवं भाषाओं से संबंधित लोग निवास करते हैं। क्योंकि भारत में हिंदुओं की प्रधानता है, हिंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए हिंदू समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय कहा जाता है। बाकी ईसाई, मुसलमान, जैन, पारसी, बौद्ध आदि समुदायों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है: मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इनमें से मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया और 2014 में एक अलग अधिसूचना जारी कर जैनों को। जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 17.2 करोड़ है, जो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 14.2% भाग है। इसी तरह ईसाइयों की जनसंख्या 2.78 करोड़, जो संपूर्ण जनसंख्या का 2.3% भाग है। सिखों की जनसंख्या 2.8 करोड़, जो 1.7% भाग है। इसी तरह बौद्धों का संपूर्ण जनसंख्या में प्रतिशत 0.7% है, जैनों का 0.4% है और अन्य समुदाय जिसमें पारसी भी शामिल है 0.7% है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक, इनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मों को मानने वाले लोग प्रमुख हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ सर्वाधिक संख्या में हैं। शेष धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। भारतीय समाज उसी समय स्वस्थ रहता हुआ प्रगति कर सकता है जब विभिन्न धर्मों के मानने वालों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता हो, उदारता पूर्वक व्यवहार करे और धर्म को राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक के रूप में न आने दे। सबसे पहले हम धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यक पर चर्चा करेंगे। भारत के अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक जनसंख्या मुसलमानों की है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत की 40 करोड़ जनसंख्या में 9 करोड़ मुसलमान थे। भारत में एक लंबे समय तक मुसलमानों का शासन रहा। इस दौरान इनके संरक्षण की कोई समस्या नहीं थी, किंतु अंग्रेजों ने शासन करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाई तथा हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया। 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब तक हिंदू और मुसलमान परस्पर सहयोग से रह रहे थे। 1929 में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की और 1940 में लाहौर के अधिवेशन में लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान बनाने की घोषणा की और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और उसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में ही रह गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत में प्रजातंत्र की स्थापना की गई और बहुमत के आधार पर जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे, तो अल्पसंख्यक मुसलमानों को यह भय पैदा हुआ कि बहुसंख्यक लोग उनके हितों की अनदेखी करेंगे। साथ ही उनमें अपनी सुरक्षा का भय पैदा हुआ, जो कि निराधार एवं निर्मूल है। स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को भी अन्य लोगों की भांति ही कानून द्वारा समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्राप्त करने के अधिकार दिए गए हैं। वे देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। स्वर्गीय डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसी तरह श्री हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा की उपसभापति रह चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री हिदायतुल्लाह HM बेग कार्य कर चुके हैं। राज्यपाल के पद पर अली यावर जंग, अकबर अली खां, सादिक अली आदि अनेक मुस्लिम राजनीतिज्ञ कार्य कर चुके हैं। राजदूत के पद पर भी MC छागला, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर AR किदवई, एयर चीफ मार्शल के पद पर इदरिस हसन लतीफ कार्य कर चुके हैं। केंद्र और राज्यों के सांसद, मंत्री और विधायक के रूप में तथा भारतीय और प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अनेक पदों पर मुसलमान कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में कार्यरत भी हैं। फिर भी इनकी कई समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। नंबर 1, विधानमंडलों एवं प्रशासन के प्रतिनिधित्व से असंतुष्टि। विधानमंडलों एवं प्रशासनिक सेवाओं को लेकर मुसलमानों में असंतोष रहा है कि इनमें उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। दूसरा, सांप्रदायिक दंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में अनेक बार सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। इन दंगों के कारण मुसलमानों में बहुमत संप्रदाय के विरुद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हुई है। तीसरा, उर्दू भाषा। मुसलमानों ने समय समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिलाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। कुछ राजनीतिक दलों ने यह प्रचार किया कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है, अतः उर्दू भाषा का प्रश्न एक सांप्रदायिक प्रश्न बन गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल कोड होगा। भारत सरकार समाज सुधार की दृष्टि से मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है, जिससे कि इस समुदाय का आधुनिकीकरण हो सके। इस दृष्टि से सरकार ने मुसलमानों की बहुविवाह पद्धति एवं तलाक के नियमों में हस्तक्षेप किया। इस बात से अनेक रूढ़िवादी मुसलमान रुष्ट हो गए। उनका कहना है कि विवाह संबंधी कानून शरीयत पर आधारित है, जिसमें हस्तक्षेप करना धर्म विरुद्ध कार्य है। धार्मिक अल्पसंख्यक में दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है ईसाई अल्पसंख्यक। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमान के बाद ईसाइयों का स्थान है। अंग्रेजी शासन काल में ईसाई लोगों का शासन रहा। भारत के अधिकांश ईसाई यहीं के निवासी हैं और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर वे ईसाई बने हैं। ईसाइयों ने राजनीति की अपेक्षा अपने को सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगा रखा है। अंग्रेजों के समय इनके संरक्षण की कोई समस्या नहीं थी। अंग्रेजों के बाद भारतीय ईसाइयों ने अपनी सुरक्षा में संदेह प्रकट किया। इधर ईसाइयों की वफादारी में भी शंका प्रकट की जाने लगी। ईसाइयों के प्रति शंका का एक कारण यह भी रहा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वाली जनजातियों ने पृथकतावादी आंदोलन को जन्म दिया। साथ ही हिंदू एवं अन्य लोगों में धर्म परिवर्तन की शंका एवं भय को गहरा किया। इस प्रकार ईसाइयों ने भी भारतीय समाज में एकीकरण की समस्या पैदा की है। तीसरा समुदाय है सिख अल्पसंख्यक। स्वतंत्रता के बाद सिखों ने पंजाबी सूबे की मांग की। अकाली दल ने आंदोलन प्रारंभ किया और कहा कि सिखों की भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक पृथक राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। सन 1967 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा और पंजाब राज्य बनाए गए। इस नवगठित पंजाब में सिखों की जनसंख्या 61% हो गई। सिखों को केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद तथा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बूटा सिंह भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। सेना, पुलिस एवं प्रशासन में भी सिखों का प्रतिनिधित्व बहुत है।
जैन, बौद्ध और ईसाई भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, किंतु इन्होंने देश की एकता और राजनीतिक दृष्टि से किसी गंभीर समस्या को जन्म नहीं दिया है। भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अर्थात भाषाई अल्पसंख्यक। भारत में भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न है। बंगाली बोलने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हिंदी भारत की सरकारी भाषा और अंग्रेजी सहयोगी भाषा है। संविधान के अनुच्छेद 347 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के अच्छे खासे भाग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य के द्वारा सरकारी रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। इन सुविधाओं के बावजूद भी भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष विद्यमान रहा है। भाषा के आधार पर ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा राज्यों का निर्माण किया गया। उर्दू बोलने वालों में भी व्यापक असंतोष रहा है। उनकी संख्या काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त किसी भी राज्य में उर्दू को सरकारी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। दक्षिण के गैर हिंदी राज्य हिंदी भाषा का विरोध करते रहे हैं और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनजाति अल्पसंख्यक। इससे पूर्व के लेक्चर में हम जनजाति अल्पसंख्यक पर अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है। अनुच्छेद 29 नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव न बरतने का प्रावधान किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक पृथक से कमीशन है जो संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के दिए गए प्रावधानों के बारे में जांच पड़ताल करता है। सन 1983 में केंद्रीय सरकार ने पृथक से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की, जो प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का एक भाग है। इस तरह अल्पसंख्यकों की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सरकार के द्वारा केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के लिए नित नए प्रयत्न किए जा रहे हैं। धन्यवाद।